हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के। ये क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग इफेक्टिव तरीके से तैयारी कीजिए, खूब अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और टाइम को इधर उधर मत गंवाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को डील करेंगे, सारे क्वेश्चन का आंसर को मेरे साथ कमेंट करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन करा कि C2 अणु में अल्फा तथा पाई बंधन की संख्या है, यानी C2 जो अणु है इसमें अल्फा और पाई बॉन्ड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, C2 का ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। उसके बाद तो आप जानते हैं ये सिग्मा सिंगल जो बॉन्ड होता है उसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, और डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसमें दो पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले इसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे। ओपन स्ट्रक्चर करके वहां देख लेंगे कि कितना सिंगल बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है, कितना ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस तरह से वहां जो काउंटिंग करेंगे तो वहां जो रिजल्ट आएगा आपका दो पाई बॉन्ड आएगा। कितना, यानी दो पाई बॉन्ड। इस तरह से फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे, क्योंकि कमेंट करने से ये होता है कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब डेवलप होता है, वो कॉन्फिडेंस हाई होता है। देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि LiCl यानी लिथियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक चालकता का सही क्रम है, यानी सही जो ऑर्डर है, जो बेस जो है सही ऑर्डर है, यानी जो आपका करेक्ट ऑर्डर है वो आपको चूज करके निकालना है। देखिए यहाँ जो सही ऑर्डर हो जाएगा वो जाएगा आपका KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन NaCl LiCl, यानी सबसे छोटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा LiCl, सबसे बड़ा हो जाएगा KCl। तो KCl ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन LiCl, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा था क्वेश्चन कि LiCl NaCl तथा KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्यांक चालकता का जो सही क्रम होगा, तो समतुल्यांक चालकता का क्रम यही हो जाएगा, यही ऑर्डर सही होगा, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सेकंड नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। द्विध्रुव आघूर्ण तो आप जानते हैं, यानी एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। इसी के चारों ओर जो आवरण बनता है, इसी के चारों ओर जो परिवेश बनता है, जो मैग्नेटिक एक तरह से खिंचाव वाला जो आवरण बनता है, इसी को क्या कहेंगे, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी इसी को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इधर से प्लस क्यू रहता है, इधर से माइनस क्यू रहता है, यानी डायपोल डायपोल कहते हैं इसको, आप अंग्रेजी में पढ़े होंगे डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट हम लोग निकाल रहे थे। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, यानी जीरो होगा। तो यहाँ जो हो जाएगा जीरो होगा आपका BF3 का। ठीक है, यानी BF3 का जो होगा द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट जो होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। बाकी ये सब जीरो नहीं होता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया कि NaF के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं कैथोड, धनोद तो आप जानते हैं, धनोद किसको बोलते हैं, कैथोड। धनुष जो एक तरह से होता है, कैथोड पर कौन जाकर के जमा होता है, या जो प्लस वाला होता है, यानी कैथोड माइनस होता है उसमें धातु जाके जमा होगा। धनोद पर कौन होगा, निगेटिव, यानी क्योंकि धनोद जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो धनोद का मतलब होता है पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड का मतलब होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो निगेटिव इलेक्ट्रोड पर कौन जाएगा, धातु जाएगा। तो धनोद एवं कैथोड पर प्रतिफल होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2O2, यानी H2H2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रतिफल जो होगा धनोद पर क्या होगा, O2 होगा, कैथोड पर H2 होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि ROH यानी किसका, अल्कोहल का, OH किसका फंक्शनल ग्रुप है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। R क्या है, मिथाइल ग्रुप है। R क्या है, मिथाइल ग्रुप है। OH यहाँ क्या है, फंक्शनल ग्रुप है किसका, अल्कोहल का। ROH प्लस CH2N2 ये आपका रिएक्शन है। आगे चल के प्रोडक्ट क्या देगा वो आपसे पूछा जा रहा है, यानी इस प्रक्रिया में निकलने वाला समूह या फिर निकलने वाला प्रोडक्ट, निकलने वाला जो आपका उत्पाद है वो क्या होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये जो रिएक्शन जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो आएगा N2, क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पांचवें नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट कह रहा है कि सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी HF जिसको बोलते हैं, कि प्रतिक्रिया से प्राप्त प्रतिफल या फिर प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं वो क्या होगा, SiF4 या फिर H2SiF6। तो देखिए यहाँ जो प्रोडक्ट होगा फाइनली आपका होगा SiF4, यानी SiF4 प्रोडक्ट प्राप्त होगा अगर आप सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड का क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, दोनों को आपस में रिएक्शन कराएंगे, प्रतिक्रिया करेंगे, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, SiF4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 0.1 मोलर, यहाँ आप समझते हैं कैपिटल एम किसको इंडिकेट करता है, मोलर को इंडिकेट करता है। ये मोलर कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन इन लीटर में, यानी लीटर में विलायक का आयतन करेंगे। और मोललता कैसे निकाली जाती है, यानी विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान इन केजी। ठीक है, यानी द्रव्यमान में निकाला जाता है, उसमें आयतन में निकाला जाता है मोलर में। इस कैपिटल एम किसको इंडिकेट करता है, मोलर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ 0.1 मोलर
मोलर BaNO3 होल 2 घोल का जो वांट गुणांक 2.74 है, तो विघटन स्तर कितना होगा, परसेंटेज आप निकालिए। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका 87%। कितना, 87% यानी 87%। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कम से कम 3 से 4 मिनट लगेगा, या फिर 4 से 5 मिनट भी लग सकता है। इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे ही चलते हैं और आप लोग एक तरह से सॉल्व करके बताइएगा इसका राइट आंसर। आप लोग को राइट आंसर जो होगा वो होगा 87%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि किसका ऑक्सीकरण यानी किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, SN का, AG का, या फिर FE का, या फिर PB का। तो +2 ऑक्सीकरण स्टेट जो है सबसे स्टेबल कौन किसका होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे स्टेबल जो होगा वो होगा PB, प्लम्बम जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लम्बम, यानी PB का होगा। आप जानते हैं ना पोटेशियम वो जो एक तरह से रिएक्टिविटी सीरीज आप पढ़ चुके हैं 10th क्लास के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत ये आता है। तो प्लम्बम, तो यहाँ जो होगा सबसे बड़ा इसमें या जो होगा यानी +2 ऑक्सीकरण जो होगा इसका स्टेट जो होगा वो सबसे क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि कैनेजारो प्रतिक्रिया या फिर कैनेजारो रिएक्शन नहीं प्रदर्शित करता, कौन चीज प्रदर्शित नहीं करता, अभी फॉर्मल्डिहाइड या फिर एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड या फिर फरफ्यूरल। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा एसिटल्डिहाइड, यानी कैनेजारो रिएक्शन जो है कैनेजारो प्रतिक्रिया नहीं प्रदर्शित करता, तो एसिटल्डिहाइड को प्रदर्शित नहीं करता, नहीं शो करता। बाकी फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड और फरफ्यूरल्डिहाइड ये जो है इसको शो करता, प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है, CO का, NH3 का, NaCl3 का, या फिर H2 का। तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा NH3 का, यानी NH3 जो गैस है इसका अवशोषण चारकोल की तरह सबसे ज्यादा होता है, यानी चारकोल जो कोयला होता है उसकी तरह, मतलब चारकोल जो एक तरह से कार्बनिक पदार्थ होता है उसी की तरह मतलब सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि एक कार्बनिक यौगिक आयोडोफोर में जांच दिखाता है और टॉलेंस अभिक्रिया यानी टॉलेंस अभिकारक के साथ धनात्मक जांच देता है, तो वह यौगिक जो है वो कौन सा यौगिक है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ जो हो जाएगा वो यौगिक हो जाएगा CH3CHO। ठीक है, CH3CHO ये क्या है, ये कंपाउंड है जो क्या करता है कि कार्बनिक यौगिक आयोडोफोर में जांच दिखाता है और टॉलेंस अभिकारक के साथ धनात्मक जांच देता है। ठीक है, तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में पूछा गया यानी 12th नंबर क्वेश्चन कि अल्काइल हैलाइड यानी कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 रिएक्शन को तरह से द्वारा होता है, या फिर SN2 रिएक्शन द्वारा मतलब ये क्रिया होती है, फिर ये रिएक्शन होता है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन रखा गया, तो यहाँ जो अल्काइल हैलाइड हो जाएगा कौन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड के बारे में पूछा गया, तो यहाँ जो हो जाएंगे CH3CH2X, क्या हो जाएंगे CH3CH2H जो है CH2X जो है ये हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड जिसके द्वारा SN2 रिएक्शन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन एक करेक्ट आंसर होगा 12वां नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विषमता का जो होगा, विषमता का कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थायी होता है। ठीक है, यानी विषमता का सबसे जो ऑक्सीकरण यानी कौन सा ऑक्सीकरण अवस्था जो होगा सबसे स्टेबल होगा, ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा +3, ये जो स्टेबल होता है, ये जो स्टेट होता है विषमता का सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब सबसे ज्यादा अस्थायी होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन से जोड़े क्रमशः टेट्राहेड्रल तथा ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, BCC और FCC, BCHCP और सिंपल क्यूबिक, या फिर SCP और CCP, या फिर BCC और HCP। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा आपका HCP और CCP। ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड, वाइड किसको कहते हैं, जो खाली जगह रहता है टेट्राहेड्रल वाइड बनता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, हीरा, ग्रेफाइट, कांच, या फिर साधारण नमक। सिंपल सी बात है, तो यहाँ जो क्या हो जाएगा कांच हो जाएगा। जैसे कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड को सूडो सॉलिड भी बोलते हैं ना, सूडो सॉलिड के अंतर्गत कौन कौन आ जाते हैं उसके, सॉरी यहाँ क्या करा है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं सूडो सॉलिड, इसी को कहते हैं अक्रिस्टलीय सॉलिड। इसको इसी के अंतर्गत क्या आ जाता है, पॉलीमर आ जाता है, यानी रबर वगैरह इसी के अंतर्गत आता है अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत। और ये हीरा, ग्रेफाइट, उसके बाद जो है ये सब NaCl, ये सब कहाँ आता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसको ये बोलते हैं, मतलब ट्रू सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया कि निम्नलिखित में किसका हिमांक का अवनमन सबसे ज्यादा होगा, आई जिसका ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा, ऑप्शन आपके सामने रखा गया, तो किसका होगा ज्यादा, सबसे ज्यादा किसका होता है, वो होता है K2SO4 का, किसका K2SO4 का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया कि किसी विलियर के 200 ml और 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, तो विलियन की जो मोलरता होगी वो क्या होगी, मोलरता आपसे निकालने के लिए करा जाना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ग्राम NaOH को क्या करेंगे, सबसे पहले इसका मोल परसेंटेज निकालेंगे। ये क्या है, विलय है, आपको पता है, यानी
फॉर्मूला पता है कि मोलरता निकाला जाता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन इन लीटर, यानी विलायक का आयतन लीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके मोलों की संख्या को निकालेंगे। 2 ग्राम में कितना मोल होगा वो आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ये दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो विलियन का जो मोलरता निकलेगा वो आपका फाइनली निकलेगा 0.25। कितना निकलेगा? 0.25 इसका मोलरता निकलेगा। एम स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि द्रवित सोडियम क्लोराइड NaCl के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? कैथोड पर कौन मुक्त होता है? 18 नंबर क्वेश्चन, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन मुक्त होता है। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं Na होगा, लेकिन यह आंसर जो होगा वो हाइड्रोजन होगा। ठीक है, नेक्स्ट में पूछा गया कि 96,500 कूलम, यानी 96,500 कूलम विद्युत जो है CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है, यानी CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। कितना ग्राम तांबा को मुक्त करेगा भाई? कितना ग्राम? ठीक है, यानी जब विद्युत विच्छेदन की जाती है, इतना इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है CuSO4 के विलयन से, तो ये जो होगा ये आपको पूछा जा रहा है कि कितना ग्राम मतलब तांबा का मतलब फ्री होगा, कितना ग्राम तांबा प्राप्त होगा। तो यहाँ जो प्राप्त होगा 31.67 ग्राम, यानी 31.67 ग्राम तांबा क्या होगा? फ्री होगा, मुक्त होगा, हमको प्राप्त होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व करके ये क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तभी आप आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित में किस प्रकार निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त किया होता है। वेग बराबर K(a⁻²b), तो इस अभिक्रिया का जो कोटि होगा वो क्या होगा? 20वां नंबर क्वेश्चन। सिंपल सी बात हम लोग जानते हैं कि यहाँ क्या करेंगे, K क्या है मतलब ये क्या है, K क्या है मतलब वेग स्थिरांक है, यानी जो है रिएक्टेंट जो ये जो है K क्या है? वेग स्थिरांक है। तो यहाँ K हम लोग जानते हैं, K वाला फॉर्मूला जो होता है मोल पर पावर 1 - n लीटर पर पावर n-1 पर सेकंड। तो यहाँ जो K पर पावर जो होता है, यहाँ आपका A और B, तो दोनों का पावर को जोड़ देंगे, यानी दोनों का पावर को जोड़ करके क्या निकल जाएगा? कोटि निकल जाएगा, n निकल जाएगा। ठीक है, यानी ऑर्डर निकल जाएगा। तो यहाँ A पर पावर 2 है और प्लस 2, यहाँ क्या हो जाएगा? B पर पावर 1 हो जाएगा। 1 + 3 2 बराबर कितना? 3, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, यानी कौन सी धातु जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम होगी? पोटेशियम Ca NaMg Al Zn FeSn Pb हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au Pt। आप 10th क्लास में ये सीरीज रटे हैं, ये सीरीज आपको याद है, क्रियाशीलता श्रेणी जिसको बोलते हैं पोटेशियम Ca NaMg Al Zn FeSn Pb हाइड्रोजन Cu Hg Ag Au Pt AuPt। ठीक है, तो Pt और Au आया आपका लास्ट में, Au और Pt आया। ठीक है, तो यहाँ जो है इसकी क्रिया यानी रिएक्टिविटी सीरीज में ये सबसे नीचे आता है, तो मतलब ये क्रियाशीलता इसकी कम है, मतलब इसकी जब क्रियाशीलता कम है, जिसकी क्रियाशीलता सबसे कम है वो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ आपको Pt नहीं दिया हुआ, Au दिया हुआ, यानी Au का मतलब क्या होता है? ऑडम, यानी गोल्ड, जिसको बोलते हैं सोना बोलते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन बनाएगा? ठीक है, नहीं बनाता कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग जो जानते हैं, तो FO1 जो है हाइड्रोजन बनाता है FO1 के साथ बॉन्ड, यानी फ्लोरीन के साथ बनाता है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है इसके साथ, और इसके अलावा और किसी के साथ नहीं बनाता है। हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। तो यहाँ देखेंगे इसमें भी नाइट्रोजन आया, सही बात है। इसमें आपका F आया, फ्लोरीन आया, सही बात है। A और D यहाँ कट हो गया। उसके बाद आपका आया H2O, यहाँ जो हाइड्रोजन O के साथ बॉन्ड बनाया, तो FO1 यहाँ 4 आया, मतलब ऑक्सीजन के साथ बनाता, बाकी Cl के साथ नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23। क्या कह रहा है कि हीलियम का जो मुख्य स्रोत है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है भाई? हवा है, रेडियम है, मोनाजाइट है या फिर जल है? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हवा। हीलियम का मुख्य स्रोत यानी हीलियम जो आता है, हाइड्रोजन हीलियम सेकंड नंबर में जो आता है, हीलियम परमाणु के 2, तो ये क्या हो जाएंगे? हवा इसका मेन सोर्स है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय है? कौन है प्रतिचुंबकीय? आपको ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ जो प्रतिचुंबकीय हो जाएंगे वो Zn2+, क्या हो जाएंगे? Zn2+ जो हुआ प्रतिचुंबकीय का उदाहरण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ, यानी जो दूध है वह एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है भाई? इमल्शन का, सस्पेंशन का, या फिर बोम का, या फिर सॉल्यूशन का। तो ये जो एग्जांपल है ये आपका इमल्शन का एग्जांपल है। किसका? इमल्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अंग्रेजी में आपका क्वेश्चन आ गया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे, आपका 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन 26 में क्या कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन वाटर हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर में जो होगा सबसे ज्यादा किसका होगा?
होगा, यानी विच ऑफ द सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। सबसे ज्यादा तो मोलर में आपको दिया गया है 26 नंबर क्वेश्चन में, तो यहाँ जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा 1 मोलर MgCl2 का। क्या होगा? 1 मोलर MgCl2 का, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर, ठीक है। नेचुरल फाइबर सेलुलोज, रबर, नायलॉन सिल्क या फिर स्टार्च। तो नेचुरल जो फाइबर है यहाँ पर नेचुरल फाइबर हो जाएगा वो हो जाएगा सेलुलोज। क्या हो जाएगा? सेलुलोज जो क्या है नेचुरल फाइबर का एग्जांपल है, यानी 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आगे पूछा जा रहा है कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, यानी एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ जो एंटी फेरोमैग्नेटिक जो ऑक्साइड है वो CrO2 है। क्या हो जाएगा? CrO2 एंटी फेरोमैग्नेटिक ऑक्साइड है। अब यहाँ पूछा गया कि BCC यूनिट सेल में एटम सी की संख्या जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि BCC जो एटम सी की संख्या होती है, सिंपल सा एक क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर खींच लेंगे और हम जानते हैं कि टोटल जो होता है एटम की संख्या, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, ये हम जानते हैं, ठीक है। और 8 कॉर्नर उपस्थित रहता है तो 8 गुना 8 मतलब इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1, ठीक है। और सेंटर जो होती है BCC का मतलब होता है उसके बॉडी के सेंटर में एक एटम उपस्थित रहता है और उसका पूरा योगदान होता है, तो एक एटम आपका सेंटर में हो जाएगा और एक एटम आपका यहाँ कंट्रीब्यूशन से निकल गया तो 2 एटम हो जाएंगे। कितना? 2 एटम, यानी BCC यूनिट सेल में एटम सी की संख्या कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा 29 नंबर क्वेश्चन का। अगर टोटल लेटेस्ट चार्ज की बात की जाए तो 8 और 1 कितना? टोटल 9 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन की पूछा गया, कंट्रीब्यूशन आपको क्वेश्चन में नहीं लिखा गया योगदान कितना होगा, लेकिन यहाँ आपको आंसर समझ जाना होगा कि आंसर इसका क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम सी की संख्या कितनी होती है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ आपको जानते हैं कि 8 एटम उपस्थित रहता, आपको बताया गया वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा, 29 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ क्या करेंगे? 8 एटम आपका 8 कॉर्नर पर उपस्थित रहता है 8 कॉर्नर पर 8 लेटेस्ट साइड उपस्थित रहता है और कॉर्नर के एटम की संख्या 1/8 होता है। तो टोटल कॉर्नर कितना है? टोटल कोना कितना है? 8 है, तो 8 गुना 1/8 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 इसका कंट्रीब्यूशन निकला, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एस यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है, टोटल लेटेस्ट साइड की संख्या 8 हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन करा कि FCC यूनिट सेल में एटम सी की संख्या कितनी होगी? सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या करेंगे? FCC तो हम लोग जानते हैं कि 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, यह आपको हर हाल में करना है। हर एक एटम जो है 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है, तो 8 एटम को खींच दिए, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है कि फेस, टोटल जो फेस है यानी क्यूब का फेस कितना होता है? 6 होता है। तो इसके सेंटर पर एक एटम उपस्थित रहता है। कितना? एक एटम इसका सेंटर पर उपस्थित रहता है। कितना? टोटल 6 फेस हो गया, तो 6 फेस पर 6 एटम उपस्थित इसका रहता है। तो 8 एटम इसका कॉर्नर से आया, तो 8 का इसका जो योगदान होता है 1/8 होता है, तो इसका कॉर्नर से 1 एटम हो गया, ठीक है। और 6 एटम आ गया, तो 6 एटम यानी कंट्रीब्यूशन जो होता है फेस सेंटर्ड वाला, यानी सेंटर जो यानी फलक के केंद्र पर जो रहता है जो एटम, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो अपने का 1/2 पार्ट योगदान देता है, कंट्रीब्यूशन देता है क्रिस्टल का निर्माण में। तो वो 6 × 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 और 1 कितना? 4 हो जाएगा। तो 4 आपका किस में दिया है? ऑप्शन डी में दिया, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो FCC यूनिट सेल में एटम सी की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन करा कि समान परमाणु आयुक्तों FCC संरचना में प्रति यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल व्हाइट से की संख्या कितनी होती है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। टेट्राहेड्रल व्हाइट से की जो संख्या होती है 32 नंबर में आपको पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि टेट्राहेड्रल व्हाइट से की जो संख्या निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है। अगर परमाणु की संख्या अगर n हो तो टेट्राहेड्रल व्हाइट जिसको बोलते हैं, टेट्राहेड्रल व्हाइट जो बोलते हैं उसको टोटल 2n करते हैं, ठीक है। 2n करते हैं। अभी हम लोगों ने जस्ट यहाँ पढ़ा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कोना में FCC में जो टोटल योगदान होता है एटम्स का वो 2 होता है, तो n का संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और TB यानी टेट्राहेड्रल व्हाइट से की संख्या जो निकालने का फॉर्मूला होता है 2n, TB बराबर 2n, तो 2 करेंगे और 4 कितना है यानी n की संख्या कितना 4 हो जाएंगे, यानी कंट्रीब्यूशन कितना 4 हो जाएगा। तो 4 करेंगे, 4 गुना 2 यानी 4 × 2, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन का अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया कि 5 ग्राम ग्लूकोज में 20 ग्राम जल घोला गया है, तो घोल का जो भार प्रतिशत होगा वो कितना होगा? सिंपल सी बात है, भार प्रतिशत कैसे निकालते हैं भाई? टोटल वजन कितना है जिसका भार प्रतिशत निकालेंगे उसको ऊपर में रखेंगे, बट टोटल का भार करेंगे, यानी जो विलियन का टोटल भार कितना हो जाएगा? 20 ग्राम और 5 ग्राम, तो 25 ग्राम हो जाएगा, उसको 100 से गुना कर देंगे तो ये प्रतिशत निकल जाएगा। किसका? ऊपर वाले का। ऊपर वाला कौन है भाई? ऊपर वाला का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ ऊपर वाला कौन हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। तो 5 ग्राम ग्लूकोज हो जाएगा, तो 25 ×
100, 4 गुना 5 तो 20% हो जाएगा। कितना? 20%, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 34 में पूछा गया है कि निम्न में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वो कौन है। आपको बताया गया है कि जो होगा ये क्वांटिटी अगर वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर जो क्वांटिटी डिपेंड करेगा तो वो ताप पर डिपेंड करता है, जो वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा वो ताप पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ताप का बढ़ने से वॉल्यूम आगे पीछे होता है, ताप का चेंज होने से वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, यानी वॉल्यूम में चेंजिंग आती है, उसकी वजह से वहां उसमें बदलाव आता है। तो यहाँ आपको ऑप्शन आपको दिया गया है, तो यहाँ जो हो जाएगा मोललता। आप मोललता स्मॉल एम से इसको इंडिकेट करते हैं, तो आप मोललता निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, NS अपॉन टोटल, इसका क्या हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान, यानी विलायक का द्रव्यमान इन केजी, यानी केजी में क्या करेंगे विलायक का द्रव्यमान। तो इसमें कहीं वॉल्यूम आया नहीं आया। अगर आप मोलरता लेंगे तो इसमें वॉल्यूम आएगा। इसका मोलरता निकालने का फॉर्मूला क्या होती है, नंबर ऑफ सोल्यूट, यानी मोल्स ऑफ, यानी टोटल विलायक के मोलों की संख्या अपन क्या करेंगे विलायक का आयतन लीटर में, यानी विलायक का आयतन लीटर में वो क्या निकल जाएगा मोलरता निकल जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 34 नंबर क्वेश्चन का। अब यहां पूछा गया कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का जो मोलरता होती है वो कितना होती है, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये जो होती है 55.5, कितना होती है 55.5, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किया, लगभग 35 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन से यूनिक क्वेश्चन है, और यहाँ आप लोगों से स्पेशल लिख करके आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए मेहमान है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी तरह से आपको जो कॉन्फिडेंस जो होता है, जो भी आपका ये होता है स्टडी मटेरियल से होता है, जो अच्छे मटेरियल से होते हैं, वो सारा चीज आपको यहाँ प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में, यही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।